नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और मैं हूं अंजलि शर्मा आपके साथ। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं जो कि बीकानेर से हैं और उनका नाम है मेघा हर्ष। मेघा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइंग बनाकर दर्ज करवाया है। इसी के साथ उनका नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। आइए चलते हैं, मिलते हैं मेघा जी से। नमस्ते मेघा जी। हेलो, नमस्ते। तो मेघा जी, सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे क्योंकि अभी हाल ही में आप G20 में भारत को रिप्रेजेंट करके आई हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। तो अब आप देखिए, जनता को और दर्शकों को हमेशा ये जानना होता है कि इतनी ऊंची पोजीशन पे आप पहुंच गई हैं, तो आपका स्ट्रगल क्या रहा, आप कैसे वहां पहुंची, आपकी क्या स्टोरी थी। तो जनता को बताइए कि आप कहाँ से आपने ये सोचा कि आपको इस अपने हॉबी को एक मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए लेके जाना है। नमस्ते। तो मेरा नाम मेघा हर्ष है और मैं बीकानेर सिटी से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन से ही स्टार्ट हुई थी। और जैसे कि सब करते हैं वैसे मैंने बीटेक करी एंड आई एम एन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। सो फॉर जॉब मैं दिल्ली गई और बीकानेर में क्योंकि आर्ट का कोई स्कोप नहीं है और मेरे दिमाग में कभी भी आर्ट को एक प्रोफेशन बनाने का कभी दिमाग में आया भी नहीं क्योंकि स्कोप नहीं था वहाँ पे। तो फिर मैं दिल्ली जॉब करने गई एंड देन वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया आर्ट को कि काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ आर्ट को दे दी है और बहुत कुछ आर्ट से रिलेटेड हो रहा है इंडिया में भी। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मेरी आर्ट भी काफ़ी अच्छी थी तो मुझे लगा मुझे थोड़ी रिफ़ाइन करनी चाहिए आर्ट को और मुझे भी एग्जीबिशंस लगा के लोगों की थॉट्स लेने चाहिए और मुझे अपने थॉट्स को भी आर्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो वहाँ से मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई एंड देन मैंने जॉब छोड़ के और मैंने अपनी आर्ट को रिफ़ाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स है दिल्ली में, उसको ज्वाइन करा। 1 साल का वहाँ से मैंने डिप्लोमा करा एंड देन मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में जस्ट फॉर फ्रेंड्स मैंने पेपर दिया, उसका एग्ज़ाम दिया क्योंकि सारे दोस्त दे रहे थे तो मैंने दिया बिकॉज मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं सेलेक्ट होंगी और किसी के भी दिमाग में नहीं था कि मैं सेलेक्ट होंगी क्योंकि मैंने बिना प्रिपरेशन उसको पेपर को दिया। फिर कुछ दिन बाद रिज़ल्ट आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है उसके अंदर। तो सब ने मुझे कहा कि अब तुम्हें ये ज्वाइन कर लेना चाहिए बट मेरे पास बहुत कम टाइम था, लाइक 2-3 डेज़। तो मैं अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाई आर्ट के लिए कि मैं वो परस्यू करूँ क्योंकि मैंने बैचलर्स ऑलरेडी कर रखी थी। तो मेघा, हाल ही में आप G20 और W20 समिट में गए थे महाबलीपुरम में, तो आपका वहाँ एक्सपीरियंस कैसा था? आप नए नए लोगों से मिले, अलग देशों के लोगों से मिले, तो आपको कैसा लगा? वो एक इंडिया के लिए और मेरी फैमिली और सबके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था क्योंकि मैंने वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करा और क्योंकि वो W20 समिट था, मींस जो 20 कंट्री से जितनी भी वुमेंस थी वो सब आए थे वहाँ पे। और सबसे अच्छा ये था कि आपको पता ही होगा कि G20 और जो W20 है उसका जो मेन मोटो है वो है जेंडर इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और जो मेरा जो आर्ट था उसका जो टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ही इफ़ेक्ट्स को मैंने उस पर दर्शाया था। तो वहाँ पर जब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा और जब वहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स हैं और उन सबको पता पड़ा कि इंडिया में सस्टेनेबिलिटी के लिए आर्ट के थ्रू हम सस्टेनेबिलिटी पर भी वर्क कर रहे हैं, तो उन सब के लिए वो एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी कि आर्ट के थ्रू भी हम सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा ऐसे दे सकते हैं कि आपको क्या क्या सस्टेन रखना है, आपको क्या करना चाहिए। मतलब जेंडर इक्वालिटी पर भी मैंने उस पर कुछ बना रखा था। तो वो उन सबको वहाँ पे जो भी प्रेजेंट थे उनको भी बहुत अच्छा लगा। और वो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो मेरी फैमिली है वो स्टार्टिंग से उनको यही था कि इंडिया के लिए आपको कुछ करना चाहिए। मतलब किसी को भी, वो हर किसी को यही बोलते हैं कि इंडिया के लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो जब मैंने इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट करा तो वो मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट था और मेरी फैमिली के लिए, जो भी मेरे कनेक्टेड है सबके लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था। उनको सबको बहुत अच्छा लगा और मुझे भी वहाँ पे जितने भी अलग अलग कंट्री से जो वुमेंस थी उनसे मिलके और पैनल डिस्कशन में पार्ट लेके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मेघा, आपने बताया कि आपको कुछ बहुत बड़ा करना था और पेंटिंग में और ड्राइंग में अपना नाम आगे करना था और अपने पेरेंट्स को प्रूफ भी करना था। तो आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आपके दिमाग में कब आया और आपने ऐसी क्या प्रोसेस फॉलो किया जिससे आप वहाँ तक पहुँच पाए?
तो गिनीज़ वर्ल्ड का तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हमारे घर में चलती है, उसी से मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ बड़ा, क्योंकि पेरेंट्स जो भी होते हैं आसपास के फ्रेंड्स, वो सब कहते हैं कि यार तू कुछ बड़ा कर सकती है। तो मैंने ऐसे स्टार्ट करा और गिनीज़ का प्रोसेस भी, फिर गिनीज़ की वेबसाइट पे मैं गई और वहाँ पर एक मतलब फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें 2 टाइप्स के फॉर्म होते हैं कि एक तो आप नया कुछ करना चाहते हैं या फिर आप किसी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। तो उसके अंदर मैंने अप्लाई करा और फिर मैंने साथ में गूगल भी किया कि उस रिकॉर्ड को आज तक किसी लड़की ने नहीं तोड़ा हुआ, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि ये तो मुझे करना ही, मैं कर लूँगी। तो उसके बाद में फिर उनको अप्लाई करना पड़ता है हमको, फिर कुछ टाइम बाद उनका वापस रिप्लाई आता है। उस रिप्लाई के बेसिस पे कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है, जैसे मेरा आर्ट का था, मेरा ड्राइंग का था, तो उसमें उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं काफ़ी, उसको हमको फॉलो करना होता है। मतलब जो उसमें लिखा होता है नॉर्मल चीज़ें, वो चीज़ें हमको अप्लाई करनी होती है। और वो एक ड्राइंग भी, जैसे मुझे उन्होंने एक ड्राइंग मांगी थी कि आप क्या वहाँ बनाना चाहते हो और आपका क्या टॉपिक रहेगा। तो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो इफ़ेक्ट्स थे उसको दर्शाना चाहती थी मैं, तो उससे रिलेटेड मैंने अपनी खुद की एक क्रिएट की थी नई ड्राइंग, मतलब दैट वाज नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर। तो मैंने वो बनाई और मैंने उनको वो सबमिट करी। तो वो सबमिशन में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, देन ओनली यू कैन क्रिएट इन अ ह्यूज कैनवास। तो जो कैनवास था या जो भी चीज़ें, जो मटेरियल मैं यूज़ करना चाहती हूँ, वो सब मैंने उनको बताया और उनके भी जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ वो फॉलो किया। देन वो मेरा सेलेक्ट हुआ और उसके बाद में मैंने ड्राइंग बनाने का स्टार्ट किया। मुझे ड्राइंग बनाने में 17 दिन लगे थे और जो मेन स्ट्रगल था कि सब कुछ प्रिपरेशन हो गई एंड एवरीथिंग वाज डन फ्रॉम गिनीज़ ऑल्सो, और कैनवास भी मैं ले आई, सब कुछ हो गया। बट ये नहीं था कि स्पेस ही नहीं थी बिल्कुल, मतलब कुछ मंथ्स तक मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरे दिमाग में और किसी के भी दिमाग में नहीं है कि 70 फीट बाय 70 फीट की स्पेस बिना मैं ड्राइंग कैसे बनाऊँगी। तो वो बहुत ही बड़ा स्ट्रगल था, मतलब रातों की नींद उठी हुई थी सबकी, जिनको भी पता था कि मैं ड्राइंग बनाने वाली हूँ, वो बस पूरे टाइम वो अपना काम ही नहीं कर रहे, ऑफिस में मुझे फ़ोन कर रहे हैं स्पेस मिली क्या, स्पेस मिली क्या। पूरा बीकानेर छान मारा, मुझे कहीं स्पेस नहीं मिली। फिर एक दिन रात को 3-4 बजे किसी, मतलब मेरे फ्रेंड ने उनको आया कि एक स्कूल है BBS स्कूल, उसमें एक स्पेस जो अभी ही बना है, जस्ट उनको ऐसा लगा कि जैसे कि वो तेरे लिए ही बना है, इतने सालों से नहीं था और वो बस अभी बना है। बास्केटबॉल कोर्ट जो कि ऊपर से कवर्ड और नीचे से फ्लैट है, और वो 100 बाय 100 समथिंग का कुछ था। और मुझे इतनी स्पेस चाहिए की थी जिसमें मैं बीच में अपना 70 बाय 70 का कैनवस प्लेस कर सकूँ और साइड में थोड़ी स्पेस हो जहाँ मैं देख सकूँ कि मेरी ड्राइंग सही से बन रही है क्या। तो वो 2-3 महीने लग गए उसको ढूंढने में और फिर उसके बाद वो मिला। और सबसे अच्छी बात कि मैंने जाके उनको बताया, फादर को, कि मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑल्सो, और मैं अपनी आर्ट को भी एक्सप्लोर करना, मतलब बनाना चाहती हूँ और उससे बहुत लोग इंस्पायर हो सकते हैं। तो उन्होंने 1 सेकंड में मुझे कहा कि हाँ, इससे आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है, स्पेस तुम्हारा है। उसके बाद ये बहुत अच्छा था। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आर्ट को इतना सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि इंडिया आगे बढ़े।